नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, हमारी वर्गमूल घनमूल की जो सीरीज चली हुई थी उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो दिवाली की छुट्टियां पड़ी थी उसमें आपने सारी क्लास को बहुत ही अच्छे से समझा होगा और कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपके सामने नहीं आई होगी। तो चलिए बच्चों, फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से। इसमें लिखा हुआ है कि 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो हम बच्चों पिछली क्लास में पूर्ण वर्ग के बारे में चर्चा कर चुके थे कि जो पूर्ण वर्ग होता है इसमें 3 टाइप के नहीं 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, टोटल कितने टाइप के? 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कई बार पूछता है कि किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए अथवा क्या घटाया जाए। तो 2 तरह के क्वेश्चन ये बने। और किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा किया जाए और किससे भाग किया जाए। 2 तरह के क्वेश्चन ये बने। तो टोटल 4 प्रकार के क्वेश्चन यहां से देखने को हमें एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग के बारे में हमने चर्चा कर ली। इसी प्रकार पूर्ण घन के बारे में, परफेक्ट क्यूब नंबर में भी क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर समझते हैं भाई। गुणा करने में हमने समझा था कि जितने की रिक्वायरमेंट हो, जितने की जरूरत हो, केवल उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब भाग करने की बारी आई कि किससे भाग दिया जाए, तो बेटा भाग हम केवल उसी से देंगे जो एक्स्ट्रा होता है। तो एक्स्ट्रा हो तो उसे भगा दो, मतलब भाग देना है, उसे डिवाइड करना है। ठीक है, और जितने की रिक्वायरमेंट होती है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 60, 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि इस प्रकार संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो आपसे पूर्ण वर्ग के बारे में बात कही और किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए। तो बच्चों, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमेशा सबसे पहले जो दिया गया नंबर होता है हमारा, उस दिए गए नंबर के क्या करने होते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करने होते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। तो हमें यहाँ पे करना क्या होगा बच्चों? अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो क्या होगा? 1470 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। आप मुझे एक बात बताओ, 1470 के अभाज्य गुणनखंड करने के बहुत सारे आपके पास तरीके हैं। किसी भी तरीके से आप जो है अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो 1470 है 1470 है, क्या आप इस चीज को इस तरीके से देख सकते हो क्या? 147 गुणा 10 आप कहोगे सर बिल्कुल देख सकते हैं। और 10 का मतलब क्या होगा? 2 गुणा 5, और 2 एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। 5 भी एक अभाज्य संख्या है। और जो ये 147 है, इस बात का मतलब ये हुआ बच्चों कि 21 सत्ते 147 होता है। 21 का मतलब 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, ये हो गया 21, 21 सत्ते 147। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पे क्या कर लिया? अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी बेटा? 1 है, इधर और कोई 2 नहीं है, तो इसका मतलब 2 की पावर 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। 2 का मैटर हो गया क्लोज। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 की पावर 1 यानी कि गुणा 3 की पावर 1। ठीक है, ये 3 खत्म हो गया। फिर उसके बाद 5 की पावर 1 यानी कि यहाँ पे 5 की पावर 1 आ गया। ठीक है, और उसके बाद 7 गुणा 7 यानी कि 7 स्क्वायर है ना, 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2। तो ये कर लिए बच्चों हमने अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी नंबर को देखकर नॉलेज बढ़ती है, आता है दिमाग में कि किस तरीके से करना है, नंबर को किस तरीके से ब्रेक करना है, तो समझो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया बच्चों? इसको 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 2, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। ठीक है, तो अब करोगे क्या? देखो, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि n की पावर 2k की फॉर्म, यानी कि पावर जो होगी वो हमेशा 2 का मल्टीपल होना चाहिए। पावर जो होगी वो हमेशा 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे 7 की पावर 2 है, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन सवाल में कहा गया कि छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए। तो जो बच्चों एक्स्ट्रा होगा उसी से हम इसको भाग देंगे। तो एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास? भाई इसको मैं 2 की पावर 2 के फॉर्म में तो बना नहीं सकता। 3 को मैं 3 की पावर 2k की फॉर्म में नहीं बना सकता। 5 की पावर 2k की फॉर्म में नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि हमें फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में एक आ गया कि भाग किससे देना पड़ेगा। तो बेटा जो एक्स्ट्रा होता है हमारे सामने उसी से हम भाग देंगे। तो बेटा हमारे सामने ये सारा का सारा जो है ना एक्स्ट्रा ही तो है। अगर मैं इसको हटा दूं तो हमारी जो संख्या बचेगी वो 7 की पावर 2 बचेगी, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
और क्वेश्चन वाला यही तो चाहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन में इतना हिस्सा जो है ये एक्स्ट्रा है। अगर इसको हम रख लेते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा, लेकिन ये हमारे साथ एक्स्ट्रा है, इसी से हम इसको भाग देंगे और भाग देने पर बेटा ये कट जाएगा। बात समझ में आई? तो यानी कि 2 की पावर 1 का मतलब 2, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 5 की पावर 1 का मतलब 5। तो 5 थे 15 दूनी 30। तो टोटल जो हम भाग देंगे वो 30 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे बेटा? 30 से। तो इस बात का मतलब ये हुआ हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 30 होगा। क्लियर हुई बात? तो बस ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि जब भी पूर्ण वर्ग बनाना हो या पूर्ण घन बनाना हो, जब भी क्वेश्चन में ऐसी कोई बात कहे कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो जितने की रिक्वायरमेंट होती है, जितने की आवश्यकता होती है, हमेशा उसी से मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता है कि किससे भाग दिया जाए, तो बेटा जितना एक्स्ट्रा होगा केवल उसी से भाग देना। तो यहाँ पे हमारे पास में इतना हिस्सा एक्स्ट्रा था, तो इसी से भाग कर दोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 7 की पावर 2 ही तो बचेगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। तो उम्मीद है चीजें आप सीख चुके होंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहां पे भी बात जो हुई वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और किससे विभाजित किया जाए? विभाजित का मतलब क्या होगा कि किससे डिवाइड किया जाए यानी कि भाग दिया जाए, तो संख्या हमारी क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग। तो सबसे पहले बच्चों हमारा काम केवल एक ही होगा कि जो भी नंबर दिया जाता है उसका हमें अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं, यानी कि क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले बच्चों हमें 1008 के क्या करने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1008 को आप इस तरीके से लिख सकते हो। देखिए डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो ये जो संख्या होगी ये 8 से पूरा डिवाइड होती है। ठीक है, तो 8 से पूरा डिवाइड का मतलब है बाद की 3 संख्या अगर 8 से कटती है तो वो संख्या 8 से अवश्य घटेगी। ठीक है, तो 8 एकम 8 कितना बचा? 20, 8 दूनी 16, 8 छंग 48। ठीक है बच्चों, फिर से 2 से काट दो, 2 छिक 12, 2 तिये 6। ठीक है, 9 सते 63। ठीक है, 9 सते 63। तो अब आप मुझे बताओ ये 8 दूनी 16 हो गया क्या? और 16 को बच्चों में ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4। बोलो बात सही है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल। ये 9 का मतलब क्या होगा? 9 का मतलब होगा बेटा 3 की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 2 यानी कि स्क्वायर 3 की पावर 2। ठीक है, इनटू यहां पे क्या बचा? 7 और 7 की पावर 1। यहां पे क्या बचा? 7 यानी कि 7 की पावर 1। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने इसका क्या किया है? 1008 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको इस तरीके से लिख लेना है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1। बात समझ में आई? अब एक छोटी सी बात, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होगा कि जो पावर होगी, जो पावर होती है वो हमेशा 2k की फॉर्म में होगी, यानी कि 2 का मल्टीपल होगी। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पावर 4 है, क्या ये 2 के पाड़े में आती है? आप कहोगे सर बिल्कुल 2 के पाड़े में आती है, इसका मतलब ये n स्क्वायर की फॉर्म में ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार ये भी 2 के पाड़े में आती है, तो 3 की पावर 2 n स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन 7 की पावर 1 है, ये जो पावर 1 है बेटा ये 2 के पाड़े में नहीं आती। तो इस बात का मतलब है बच्चों यही एक्स्ट्रा है, और जो एक्स्ट्रा होता है उसी से हम भाग देते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इस पूरी संख्या को 7 से भाग दे दूं तो हमारे पास केवल इतना हिस्सा बचेगा। लेकिन सवाल में केवल आपसे यही तो पूछा गया है ना कि किससे भाग दिया जाए, भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो केवल एक्स्ट्रा क्या है बेटा? 7। तो हमें किससे भाग देना पड़ेगा? 7 से भाग देना पड़ेगा, ताकि जो हमारी संख्या बनेगी वो एक पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। तो बच्चों इस टाइप का सवाल अगर एग्जाम में आता है तो बिल्कुल भी छोड़ के मत आना, बहुत ही आसान भाषा में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। तो इस बार बेटा पूर्ण वर्ग की बात नहीं हो रही है, पूर्ण घन की बात हो रही है। पूर्ण घन का मतलब क्या होता है? पूर्ण घन का मतलब होता है बच्चों कि जो n की पावर 3k की फॉर्म में हो, अर्थात जो पावर होगी संख्या की, जो अभाज्य गुणनखंड करोगे तो उसकी जो पावर बनेगी वो 3 के मल्टीपल में हो, यानी कि n की पावर 3k, यानी कि पावर 3 के
मल्टीपल में होनी चाहिए, पहाड़े में आनी चाहिए, तो वही हमारा पूर्ण घन बनेगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर बनता है। बात समझ में आई? ठीक है, अगर आप इतनी बात समझते हो तो क्वेश्चन में जो नंबर दे रखा है बच्चों, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसका करना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहला सर्वप्रथम हमारा काम यही होगा कि जब भी कोई नंबर दे रखा होगा तो इसका हमें एकदम से क्या करना है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1323 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो किस तरीके से करोगे, देखते हैं भाई 3 और 2 5, 5 और 3 कितना हो गया 8 और 1 9, यानी कि 9 का मल्टीपल होगा क्योंकि संख्या के अंकों का योग 9 है और 9 9 से कटेगा तो 9 से उड़ा दो उसको पहले तो, ठीक है ना। तो 9 एकम 9 कितना बना, 42 बना, 9 एकम 9 4 बचा, 4 और 2 42 है ना, 9 चौक 36, ठीक है, 4 और 2 6, 9 7 63। बात समझ में आई? इसको अब आप जो है 7 और 4 11, 3 से उड़ा दो, 3 चौक 12, कितना बचा बेटा 2, 3 हम 27 और यहाँ क्या बचेगा 7 की पावर 2, क्योंकि 7 की पावर 2 7 का स्क्वायर 49 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देता हूँ भाई, 9 3 27 का मतलब क्या होगा 3 की पावर 3 इंटू, और यहाँ क्या बचेगा 7 की पावर 2, यहाँ क्या बचेगा बेटा 7 की पावर 2। तो जो 1323 नंबर है इसके जो अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ कि 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हमें करना क्या होगा, अब समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, ठीक है। अब करना क्या है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, तो बात क्या कहा गया क्वेश्चन में, गुणा करने की बात कही गई। अगर गुणा करने की बात कही गई तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी गुणा करने की बात होगी बच्चों तो जितने की रिक्वायरमेंट होती है उतने से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप मुझे बताओ ये 3 की पावर 3 है, इसका मतलब ये 3 की पावर 3 का मतलब n की पावर 3 के रूप में लिखा हुआ है। इस बात का मतलब ये ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब नंबर बना हुआ है। बात समझ में आई? ये पूर्ण घन संख्या है, लेकिन 7 की पावर 2 पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है और हमें पूर्ण घन संख्या बनानी है। तो रिक्वायरमेंट कितने 7 की है बेटा, रिक्वायरमेंट केवल एक ही 7 की है। अगर मैं इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 7 की पावर 3 बनेगी और 7 की पावर 3 बनने का मतलब है परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा, पूर्ण घन संख्या बनेगी। तो हमें अलग से किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, केवल 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ बेटा कि हमारे जो आंसर होगा वो 7 होगा, ठीक है ना। तो किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, तो केवल और केवल एक 7 से, 7 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो ये नंबर होगा तुम्हारे सामने जो 1323 लिखा हुआ है ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। क्लियर हो चुकी होगी बात, सिंपल सी बात थी। 7 की पावर 2 को 7 की पावर 3 में बदलना है तो एक 7 की कमी है, तो हमने इसकी मल्टीप्लाई कर ली तो आंसर हमारा क्या होगा 7 होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 जो कि आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को, तो नंबर हमारे सामने क्या है 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो यहां पे भी बेटा हमें क्या बनाना है, पूर्ण घन। तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योगफल क्या होगा। तो बच्चों लास्ट में आपसे क्या पूछ लिया, अंकों का योगफल पूछ लिया, यानी कि जिस नंबर से भी आप मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर के अंकों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको वो नंबर पता करना पड़ेगा कि किस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करके एक परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा, ठीक है ना। उसी के बाद आप उस संख्या के अंकों को जोड़ना है, ठीक है। चलिएगा, तो उससे पहले बच्चों हमें करना क्या होगा, जो 1800 है इस 1800 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। तो 1800 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो किस तरीके से करोगे, ध्यान से सुनना। 1800 का मतलब है बेटा 1800 गुणा 18 गुणा 100। 1800 का मतलब यही तो होगा ना, 18 की मल्टीप्लाई आपने 100 में कर दी। तो अगर 18 की मल्टीप्लाई आपने 100 में कर दी तो आप मुझे एक बात बताओ, 18 का मतलब 9 दूनी 18 होता है कि नहीं भाई। 9 दूनी 18 या 2 गुणा 9, 9 को लिखोगे आप 3 की पावर 2, ठीक है ना। तो 9 दूनी 18 और 100 का मतलब क्या होता है बेटा 2500 का 100, यानी कि 2 की पावर 2 4 और 5 की पावर 2 25, तो 2500 का 100। इस तरीके से बेटा आप जो है संख्या को ब्रेक करके भी बहुत जल्दी से बहुत आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ठीक है। तो समझिएगा बेटा भाई 2 की पावर 1 तो यहाँ पे और 2 की पावर 2 यहाँ पे, तो कुल मिला के 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर 3 होगी। बात समझ में आई, 2 का खेल हुआ खत्म। अब मैं अगर बात करूं 3 की, तो 3 की पावर कितनी बच्चों, 2 बची, तो 3 का खेल खत्म। अब बचा कितना, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2,
ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने 1800 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चीजों को बहुत ही आसानी से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अभी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि किससे गुणा करने पर, है ना, जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन बने। तो गुणा करने की जब भी बात होगी, जब भी गुणा करने की बारी होगी, तो बेटा रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुणा करनी है भाई। जितने नंबर की जरूरत होगी उसी हिसाब से आपको गुणा करनी है। तो पूर्ण घन बनाना है, यानी कि n की पावर 3 के रूप में लिखना है, यानी कि n की पावर 3 यानी कि पावर को 3 का मल्टीपल बनाना है। बात समझ में आई? आप मुझे एक बात बताओ, क्या 2 की पावर 3 ये 3 का मल्टीपल है? आप कहोगे सर बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ 3 की पावर 2 है, अब मुझे 3 की पावर 3 के रूप में लिखना है, तो केवल और केवल एक 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें कर दूं तो 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 बनेगी कि नहीं बनेगी? आप कहोगे सर बिल्कुल बनेगी। तो इसका मतलब केवल यहाँ पे एक 3 की कमी है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे ये बताओ यहाँ 5 की पावर 2 है और मुझे 5 की पावर 3 बनानी है, तो कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? केवल एक 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट कितने की थी? 3 और 5 यानी कि 3 गुणा 5 यानी कि 15 की रिक्वायरमेंट थी। हमें गुणा किससे करनी पड़ेगी? बेटा 15 से गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया कि गुणा किससे करनी पड़ेगी, आपसे पूछा गया कि जिस नंबर से आप गुणा करोगे उस संख्या के अंकों का योगफल बताओ। तो आप मुझे एक बताओ 1 + 5 कितना हुआ? 6 नहीं हुआ? तो इस बात का मतलब आपका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, कम से कम कौन सी संख्या से 1,65,375 को गुणा किया जा सकता है ताकि इसे सही घन बनाया जा सके? भाई घन बनाया जा सके इसका मतलब n की पावर 3 के यानी कि पूर्ण घन संख्या ही बनानी है। ठीक है, तो कह रहा कि किससे गुणा किया जाए, कौन सी संख्या से 1,65,375 को गुणा किया जाए? कम से कम कौन सी संख्या से 1,65,375 को गुणा किया जा सके? तो इस बात का मतलब बेटा ये होगा कि आपको गुणा ही तो करनी है। तो गुणा करने का मतलब जितने की जरूरत होगी उससे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन पता कैसे चलेगा? आप कहोगे सर आप ना पहले एक काम कर लो, इसका ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो 1,65,375 1,65,375 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बच्चों, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पता होना चाहिए। हर डिविजिबिलिटी रूल आपको मैं सिखा चुका। आप पिछली क्लास में नंबर सिस्टम की क्लास में एक एक चीज बहुत ही बारीकी से मैंने समझाई हुई है, उसको आप जाके वहां पे समझ सकते हो। ठीक है, चलिएगा। तो 1,65,375 तो ये लिखा हुआ है बेटा। तो इसका आपको अगर करना है, क्या करना है बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप ना 75 को देख के ही समझ गए कि 75 है लास्ट में। अगर 75 है तो ये 25 से अवश्य घटेगा। ये संख्या 25 से पूरा डिवाइड होगी। तो 25 का पाड़ा चलाओ सीधा, 25 सिक्का 150, तो 15 बचेगा यानी कि 153, 25 सिक्का 150, 37 बचेगा, 25 कम 25, 12 बचेगा, 25 पंजे 125। ठीक है बच्चों, ये बाद में 5 दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इस बात का मतलब है ये 5 से भी घटेगी। तो 5 कम 5 16, 5 3 15, कितना बचेगा? 11, 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक है बेटा, चलिएगा। अब इसको आप जो 3 से काट सकते हो, 3 और 3 6 2 8 1 9, 3 से कटेगा बच्चों ये। 3 चौक 12, कितना बचा? 1, 3 चौक 12, 3 कम 3। ठीक है, अब बच्चों ये क्या है? ये 21 का स्क्वायर नहीं आया, ये 21 का स्क्वायर आ गया। 21 का स्क्वायर यानी कि 441 होता है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से बहुत ही जल्दी से इस तरीके से मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब इसको ब्रेक करने का मतलब ये होगा कि जो 21 है ना, 21 का मतलब है 3 सतह 21, 3 सतह 21 का स्क्वायर है। इस बात का मतलब यही तो है। आप कहोगे सर बिल्कुल यही है। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है बेटा? ये है 5 की पावर 3, क्योंकि 25 पंजे 125 होता है, यानी कि ये 5 की पावर 3 बना। और यहाँ पे 3 की पावर 1 यहाँ पे, तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो टोटल कितना? 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 3। ठीक है ना, टोटल कितना? 3 की पावर 3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। ठीक है बेटा, तो 3 की पावर 1 तो यहाँ पे और 3 की पावर 2 यहाँ पे, तो कितना हुआ? 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 यानी कि 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3 यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बचा बेटा? 7 की पावर 2 बचा, केवल और केवल 7 की पावर 2 बचा। तो इस तरीके से हमने इस संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, निकाल दिया। ठीक है बच्चों, तो 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2, ये 1,65,375 का अभाज्य गुणनखंड है।
ठीक है, उम्मीद है यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर रही होगी। ठीक है, अब करना क्या है बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया किससे गुणा किया जाए कि ये सही घन बनाया जा सके। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो पावर पहले ही 3 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी पावर 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3, 5 और 7 ये अभाज्य गुणनखंड कहलाए, क्योंकि 3, 5 और 7 ये तीनों ही नंबर जो बेस है, जो हमारा आधार है संख्या का, वो बेस प्राइम है, अभाज्य है। तो पावर आपकी 3 का मल्टीपल 3 के पढ़े में आनी जरूरी है, तो पावर ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 7 की पावर 2 लिखा हुआ है, 7 की पावर 2, पावर जो 2 है वो 3 के पढ़े में नहीं आती, तो इसका मतलब मुझे एक 7 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि इसको दोनों को मिलाकर 7 की पावर 3 बनाया जा सके। और आपसे केवल यही पूछा गया है कि कम से कम कौन सी संख्या से 1,65,375 को गुणा किया जा सके, तो आपका जवाब जो होगा बेटा वो सी ऑप्शन होगा। केवल 7 से मल्टीप्लाई करते ही ये जो पूरा का पूरा नंबर है 1,65,375 ये पूर्ण घन बन जाएगा। बात समझ में आई? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। एक जैसे ही मैं लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ताकि यहां से अगर एग्जाम में गलती से भी क्वेश्चन बन के आया तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। एक पॉइंट बारीकी से मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलो। तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन रह चुका है, कई बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है ना, सेम डाटा के साथ, सेम ऑप्शन के साथ। बात समझ में आई? तो चलिए बच्चों, एक बार जो है आप जो है वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश जरूर करना, उसी के बाद आप अपना आंसर मैच करना। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने, आसान तो है लेकिन शानदार भी उतना ही है। ठीक है, तो चलिए बच्चों करते हैं फिर। 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए, तो बेटा हमें भाग ही करना है। तो भाग हम उसी से करते हैं जो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, जितना एक्स्ट्रा होगा उतने से ही हम भाग करते हैं। ठीक है, जाएगी भागफल एक पूर्ण घन बन जाए, तो यानी कि n की पावर 3 के, यानी कि पावर को 3 का मल्टीपल बनाना है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले बेटा हमारा काम एक ही होता है कि जो नंबर दिया जाता है जैसे कि 3600, तो इसका करना है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो आप नंबर को बड़ी आसानी से ब्रेक कर सकते हो। 3600 का मतलब है 36 गुणा 100, और 36 का मतलब होता है 9 चौक 36, 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2 9। तो बेटा 4 9 36, ये तो हुआ 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मैं 100 की बात करूं तो 100 का मतलब होता है 2500 का 100, तो 2500 का 100 यानी कि 2 की पावर 2 4 और 5 की पावर 2 25, तो इनकी हमने कर ली मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो कुल मिला के 2 की पावर कितनी बेटा 4 हुई, 2 की पावर 4। ठीक है, इसी तरीके से 3 की पावर 2, इधर 3 नहीं है तो 3 की पावर 2 बचा, केवल 3 की पावर 2। ठीक है, अब यहां क्या बचा 5 की पावर 2, यानी कि गुणा 5 की पावर 2। तो यहां तक हमने इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन बड़ी आसानी से 3600 का कर लिया। तो यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्वेश्चन में कहा किससे भाग दिया जाए कि पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो जितने की जरूरत होगी, ठीक है ना, उसी से हम भाग करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे 2 की पावर 4 है, ठीक है, यहां पे क्या बेटा 2 की पावर 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स्ट्रा होता है हम उसी से ही तो भाग करते हैं, क्योंकि 2 की पावर 4 बेटा ये पूर्ण वर्ग संख्या में है, ये पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि पावर जो 4 है बेटा ये 3 का मल्टीपल नहीं है, पावर 4 3 के पाड़े में नहीं आती। तो इसका मतलब 2 की पावर 4 में ना बेटा 1 2 एक्स्ट्रा है। अगर 2 की पावर 4 को मैं 1 2 से भाग कर दूं तो ये 2 की पावर 3 बनेगा। तो इसका मतलब यहां से हम क्या करेंगे बेटा 1 2 से और भाग कर देंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 है, और 2 की पावर 4 को अगर मैं 2 से भाग करता हूं तो 2 की पावर 3 बचेगी, यानी कि 2 एक्स्ट्रा था। तो इसका मतलब हमें 2 से मल्टीप्लाई, 2 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे 3 की पावर 2 है बेटा, तो 3 की पावर 2 को मैं 3 की पावर 3 तो मैं बना नहीं सकता, सक्षम नहीं हूं। तो इसका मतलब पूरा का पूरा 3 की पावर 2 ही एक्स्ट्रा है। ये पूरा का पूरा बेटा पूरा का पूरा 3 की पावर 2 ही एक्स्ट्रा है, क्योंकि 3 की पावर 3 बनाने में हम सक्षम नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब अगर मैं बात करूं 5 की पावर 2, तो बेटा 5 की पावर 2 को मैं 5 की पावर 3 बनाने में सक्षम नहीं है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 5 की पावर 2 पूरा का पूरा एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा से ही हम भाग करते हैं। ठीक है, तो हमें इतने से भाग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 का मतलब हुआ बेटा 9, और 5 की पावर 2 का मतलब हुआ 25। तो 25 दूनी 50, 50 गुना 9 कितना होगा 50 गुना 9 9 5 45 450। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा बेटा वो डी ऑप्शन होगा, 450 से बेटा हमें भाग करनी पड़ेगी। बात समझ में आई?
ठीक है, तो ये इतना ही हमें इस क्वेश्चन में करना था। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमें केवल किससे भाग करनी है, 2 से, क्योंकि 2 की पावर 4 को हम 2 की पावर 3 बनाना है, तो इसका मतलब 1 2 एक्स्ट्रा है, तो 1 2 बाहर निकाल लो, 1 2 छीन लो। ठीक है, 3 की पावर 2 को मैं 3 की पावर 3 के रूप में नहीं बना सकता, तो इस बात का मतलब है 3 की पावर 2 एक्स्ट्रा है, इसी से भाग करना है। 5 की पावर 2 को 5 की पावर 3 के रूप में नहीं बनाया जा सकता, तो इसका मतलब 5 की पावर 2 ही एक्स्ट्रा है, क्योंकि बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में भाग देने की बात कही। अगर मैं इससे भाग कर दूं पूरे से, तो हमारे पास जो बचेगा वो 2 की पावर 3 बचेगा, और 2 की पावर 3 बच्चों परफेक्ट क्यूब नंबर होता है, एक पूर्ण घन संख्या होती है। बात समझ में आई? तो ये क्या हुआ बेटा, ये 9 हुआ, ये 25 हुआ, और ये 2 हुआ, तो इनकी आप मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूनी 50, 9 पंजे 45, 450, तो इसका मतलब हमें भाग किससे करनी पड़ेगी, 450 से करनी पड़ेगी, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। तो उम्मीद है बेटा चीजें एकदम क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अब तो क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा हुआ है बच्चों कि 1440 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो। तो इसमें भी भाग ही देना है, तो इस बात का मतलब है जितना भी एक्स्ट्रा होगा उतने से ही हम भाग देते हैं। बात समझ में आई? तो सबसे पहले बच्चों 1440 के करने गया हमें प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो 1440, इस 1440 का मतलब है बेटा 144 गुणा 10, और 10 का मतलब क्या होगा 2 गुणा 5 यानी कि 2 पंजे 10, और 144 का मतलब 16 निम्मा 144 होता है, 16 निम्मा 144, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमने कर लिया बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। बात समझ में आई? 16 निम्मा 144, 16 को लिख सकते हो बेटा आप 2 की पावर 4, और 9 का मतलब 3 की पावर 2, और 10 का मतलब 2 गुणा 5। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा 1440 यानी कि 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, तो 2 की पावर कितना हुआ बेटा 5, 2 की पावर 5। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 2 बचा, तो 3 की पावर 2। ठीक है, यहां बचा बेटा 5 की पावर 1 यानी कि 5 की पावर 1। तो इस तरीके से बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो चुका। अब सेम अप्रोच आपको यहां पर अप्लाई करनी है कि जितना एक्स्ट्रा होगा उसी से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बेटा पूर्ण घन बनाना है। पूर्ण घन का मतलब है n की पावर 3 के, यानी कि पावर 3 के मल्टीपल में हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो इस बात का मतलब है 2 की पावर 2 एक्स्ट्रा है। 2 की पावर 2 क्या है बेटा एक्स्ट्रा है, क्योंकि 2 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 एक्स्ट्रा है क्योंकि 2 की पावर 3 के मल्टीपल में बनाना है। 2 की पावर 6 हम बना नहीं सकते क्योंकि गुणा करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था वो 2 की पावर 2 था, वो हमने 2 की पावर 5 से छीन लिया। अब यहाँ पे 3 की पावर 2 है, इस 3 की पावर 2 को हम 3 की पावर 3 तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, करना है हमें भाग, तो 3 की पावर 2 पूरा का पूरा बेटा एक्स्ट्रा है। बात समझ में आई? यहाँ पे 5 की पावर 3 तो नहीं बना सकते, लेकिन 5 की पावर 1 बेटा एक्स्ट्रा है, तो 5 की पावर 1 ये पूरा का पूरा एक्स्ट्रा है। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, और 5 हमें इससे भाग करनी पड़ेगी, 5 चौक 20 और 9 दूनी 18, तो इसका मतलब 180 से हमें भाग करनी पड़ेगी, जो कि हमारा आंसर बी ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है बच्चों इस टाइप का सवाल कभी भी तुम्हारे किसी भी एग्जाम में आया तो गलत नहीं करना, किस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को अंजाम देना है क्वेश्चन में, पेपर में, तो वो आपने सीख लिया आज। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 67। तो बच्चों एक खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और इसको एक बार वीडियो को पॉज करो और फिर जो है खुद एक बार करने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाना चाहता है या लगाता है, तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। कह रहा कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे, पंक्ति उतनी रहे जितनी की एक पंक्ति में पेड़ है। तो बच्चों ये बहुत कड़ी बात कह दी कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे जितने एक पंक्ति में पेड़ है। बाग में कितनी पंक्तियां है आपसे लास्ट में फाइनल ये पूछ लिया। ठीक है, तो बच्चों समझो, अगर मैं ये मान के चलता हूं कि भाई एक पंक्ति मतलब एक पंक्ति में कुल कितने पेड़ है x मान लूं मैं, क्योंकि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे जितनी एक पंक्ति में पेड़ है। हमने मान लिया कि एक पंक्ति में x पेड़ है। कितने पेड़ है बेटा? एक पंक्ति में x पेड़ है, लेकिन पंक्ति भी उतनी रहनी है,
जितनी एक पंक्ति में पेड़ है। अगर एक पंक्ति में बेटा x पेड़ है तो पंक्ति भी अगर x ही है तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो अगर एक पंक्ति में x पेड़ है तो x पंक्ति में कितने पेड़ होंगे? तो आप कहोगे सर x स्क्वायर पेड़ होंगे। कितने? x स्क्वायर पेड़ होंगे। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा कि नहीं भाई 5184 है पेड़ों की संख्या, तो इसका मतलब ये भी पेड़ों की संख्या है और ये भी बेटा पेड़ों की ही संख्या है 5184। तो क्या दोनों बातें आपस में बराबर नहीं होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 5184। तो x बराबर क्या होगा? आपको करना है बेटा 5184 का वर्गमूल। तो 5184 का वर्गमूल आपको करना है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं वर्गमूल जो है निकालना पहली दूसरी क्लास में सिखा चुका हूं। जिस बच्चे ने अब तक वर्गमूल निकालना नहीं सीखा विद इन 2 या 3 सेकंड के अंदर अंदर, तो बच्चों पिछली क्लास आप जाके देखिए, आप भी सीख जाओगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है बेटा? आपको केवल और केवल ये करना है 51। देखो यहाँ पे 4 है भाई, यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 0 का स्क्वायर करके तो 4 नहीं आ सकता, हटा दो। 2 का स्क्वायर करके 4 आएगा बिल्कुल। 5 का स्क्वायर करके 25 मिलेगा, यानी कि 4 नहीं आएगा। 1 का स्क्वायर करके 1 मिलेगा, तो इसका मतलब इतना ही काम करना आपको। ऑप्शन से भी हटा सकते हो, तो इसका मतलब ये हुआ 72। तो x बराबर 72, इसका मतलब पंक्ति में पेड़ों की संख्या जो होगी वो 72 होगी और कुल पंक्ति भी बेटा 72 ही होगी। एक पंक्ति में पेड़ की संख्या कितनी? 72 और कुल पंक्तियां भी बेटा 72। बात समझ में? 72 गुणा 72 करोगे तो बराबर होगा किसके? 5184 के। तो इस तरीके से ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो और बाकी आपको मैंने सिखा ही रखा किस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल सेकंडों में कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, तो बच्चों एकदम बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपए एकत्रित किए गए तो कक्षा में कितने लड़के हैं? ऑप्शन है बेटा 50, बी ऑप्शन है डाटा पर्याप्त नहीं, सी ऑप्शन है 20 और डी ऑप्शन है बच्चों 25। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों 60 छात्रों की कक्षा में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल छात्र है जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तो लड़के और लड़कियां दोनों को मिलाकर कुल जो बच्चे हैं वो 60 हैं। ठीक है, कक्षा में प्रत्येक लड़के ने, तो प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। तो इस बात का मतलब ये हुआ बच्चों कि एक लड़का उतने रुपये देगा जितनी लड़कियों की संख्या होगी। एक लड़का उतने रुपए देगा जितनी लड़कियों की संख्या होगी। अब हमें तो पता नहीं ना कितनी लड़कियों की संख्या, हमने मान ली लड़कियों की संख्या जी है, हमने मान ली कि लड़कियों की संख्या बेटा कितनी है? जी है। तो इसका मतलब एक लड़का जी रुपए देगा। और लड़के कितने हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा? बी मान लिया। अगर एक लड़का जी फॉर गर्ल्स, बात समझ में यार, बी फॉर बॉयज, बात समझ में आई? तो अगर एक लड़का जी रुपए देता है तो लड़कों की संख्या अगर बी है तो बी लड़के कितने रुपए देंगे? तो आप कहोगे सर बी गुना जी देंगे, यानी कि बी जी रुपए एकत्रित हुए। लड़कों की तरफ से कुल कितने पैसे इकट्ठा हुआ, कुल कितना रुपए इकट्ठा हुआ, कुल कितना धन इकट्ठा हुआ? बी जी रुपए। बात समझ में आई? क्योंकि प्रत्येक लड़का उतने रुपए देगा जितनी लड़कियों की संख्या है। अगर कुल लड़कियों की संख्या जी में मान लूं तो इस बात का मतलब ये हुआ कि एक लड़का जी रुपए देगा, तो बी लड़के कितना देंगे? बी जी रुपए देंगे कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है ना। अब इसके आगे बढ़िए। तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक लड़की उतना रुपए देगी जितने लड़कों की संख्या है। एक लड़की उतने रुपए देगी जितना लड़कों की संख्या है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि एक लड़की बेटा बी रुपए देगी, क्योंकि लड़कों की संख्या अगर बेटा बी है तो एक लड़की लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान करेगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि एक लड़की बी रुपए देगी। लड़कियों की संख्या है टोटल जी, तो जी लड़कियां कितना रुपए देगी? तो आप कहोगे सर जी की मल्टीप्लाई कर दो तो बीजी। तो इसका मतलब टोटल जो धन इकट्ठा हुआ बीजी प्लस बीजी बराबर 2बीजी नहीं हो गया? आप कहोगे सर बिल्कुल। लेकिन सवाल में जो टोटल धन इकट्ठा हुआ बेटा वो 1600 रुपए हुआ। क्वेश्चन में दे रखा है यदि कुल 1600 रुपए एकत्रित किए जाए तो कुल 1600 रुपए एकत्रित हुए। तो इस बात का मतलब बेटा ये हुआ कि जो बीजी होगा ना, बीजी, तो बीजी बराबर किसके होगा? 800 के होगा। बीजी बराबर कितने होगा? 800 के होगा।
तो बेटा इससे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा क्वेश्चन जब भी तुम्हारे एग्जाम में हो तो ऑप्शन से हटा दो। अगर बेटा मैं मान लूं कि लड़कों की संख्या पूछ रहा है लास्ट में, तो कक्षा में लड़के कितने हैं, तो इसका मतलब अगर मैं थोड़ी देर के लिए लड़के 50 मान लूं, लड़कों की संख्या 50 और लड़के और लड़की दोनों को मिलाकर संख्या जो छात्रों की बनी वो 60, तो इसका मतलब जी यानी कि लड़कियां कितनी है फिर 10, तो 50 गुणा 10 करोगे बेटा 500 बनेगा, जबकि बनना चाहिए 800। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में, डाटा पर्याप्त नहीं है, इसको बाद में देख लेंगे, पहले 20 को देखते हैं। अगर लड़के हमारे 20 है और टोटल छात्र 60 है, 60 में से 20 लड़के तो 40 कौन बची, लड़की बची, तो 20 गुणा 40 बेटा 800 आ गया 800। तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। बात समझ में आई, ये क्या कर रहा है बेटा, सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आई। अगर मैं लड़के 25 मान लूं और टोटल बेटा 60 जो है क्या बचेगी, लड़कियां बचेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 अगर लड़के हैं तो 60 में से 25 घटा दोगे तो 35 लड़कियां बचेगी, और 25 गुणा 35 कभी भी बेटा 800 के बराबर नहीं आएगा, कभी भी 800 के बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा फेल हो जाता है। बात समझ में आई, ये भी ऑप्शन हमारा फेल हो जाता है। अब आंसर जो मिला बेटा 20 से मिला, तो इस बात का मतलब ये हुआ लड़कों की संख्या 20 है। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक बात आ सकती है कि अगर ऑप्शन में यहाँ 20 दे रखा है, इसकी जगह अगर 40 हो जाता तो लड़कों की संख्या तो 40 भी हो सकती थी। बिल्कुल सही, ठीक है ना। अगर बेटा ऑप्शन में 20 है तो 40 नहीं होगा, अगर 40 है तो 20 नहीं होगा। अगर बेटा अलग अलग ऑप्शन 20 भी दे रखा और 40 भी दे रखो, फिर एक ऑप्शन में डाटा पर्याप्त नहीं है ये भी दे रखो, तो तब बेटा इस केस में हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि लड़के 20 है कि 40 है। तो इसका मतलब हमारा आंसर फिर डाटा पर्याप्त नहीं ये होगा, क्योंकि उसमें फिर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इस टाइप की बातें जरूर लिखी होगी, इस टाइप की बातें मेंशन जरूर होगी कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कम है या फिर ज्यादा है, तो फिर हम उसी के हिसाब से अपने आंसर को मानेंगे। बात समझे, 20 या 40। लेकिन अब ऑप्शन में तो बेटा 40 तो नहीं है ना, 20 है, तो हमारा आंसर क्या होगा 20, क्योंकि 20 जो है हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ लड़के अगर 20 है, अगर लड़के 20 है तो 40 फिर लड़की होगी, तभी 40 गुणा 20 करके बेटा 800 आ रहा है। बात समझ में आई। तो उम्मीद है चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरीके से एग्जामिनर ऑप्शन में फंसाता है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना। अब अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन 20 होता, एक ऑप्शन 40 होता और एक ऑप्शन ये होता डाटा पर्याप्त नहीं है और एक ऑप्शन 25 होता, तो हमारा आंसर फिर डाटा पर्याप्त नहीं है ये बनता। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 69 आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सेकंडों में होने वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैं हर तरीका आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बताऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा दो संख्याओं के वर्गों का योग। अब हमें ये तो नहीं पता ना संख्या कौन कौन सी हो सकती है, तो हमने एक संख्या मान ली बेटा a और एक संख्या मान ली बेटा b, और इन्हीं के वर्गों का योगफल a स्क्वायर और b स्क्वायर, इन्हीं के वर्गों का योगफल क्या दे रखा है बेटा 100 दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब क्या कहा गया, तथा उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो इन्हीं के वर्गों का अंतर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या दे रखा है बेटा 28 दे रखा है। बात समझ में आई। अब सवाल में क्या पूछ रखा है कि संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। मान लो ये संख्या a और b है, तो इनका योगफल पूछ लिया, यानी कि a प्लस b की वैल्यू पूछ ली। बात समझ में आई। चाहो तो बच्चों ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, आप सेकंड्स में इस सवाल का जवाब दे सकते हो बिना पेन के, बिना पेपर के। बात समझ में आई कैसे, अब वो समझना है आपको। आप मुझे एक बात बताओ, आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसके ना ये दोनों ही फैक्टर है, a प्लस b फैक्टर बनेगा और a माइनस b भी फैक्टर बनेगा। अब सवाल में क्या दे रखा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 28 दे रखा है, और आपसे क्या पूछ लिया बेटा a प्लस b पूछ लिया। तो अगर आपसे a प्लस b पूछ लिया तो उस बात का मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ही एक फैक्टर है a प्लस b, तो इसका मतलब आंसर जो भी होगा बेटा 28 का ही एक फैक्टर, 28 का ही एक बच्चा फैक्टर होगा, यानी कि आंसर होगा।
होगा। ठीक है, अब 28 को काटने वाली हमारे ऑप्शन में कौन सी संख्या है? आप मुझे बताओ, 28 जो है ना 12 से कटेगा नहीं, 28 13 से भी नहीं कटेगा, 28 15 से भी नहीं कटेगा। तो इस बात का मतलब है बेटा हमारा आंसर जो होगा 14 होगा, क्योंकि 28 का जो फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, वो 14 होगा। तो आंसर तो बेटा हमारा 14 होगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे अब उसको समझना है। ठीक है, तो ये तो एक बात, एक तरीका था, एक अप्रोच थी बिल्कुल सिंपल सी, कि अगर आपको a प्लस बी पर जाना है तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फैक्टर है। तो इस बात का मतलब आंसर जो भी होगा वो 28 का ये गुणनखंड होगा, और 28 का एक ही गुणनखंड हमारे ऑप्शन में है, तो इसलिए हमारा आंसर 14 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? तो बच्चों मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि दो इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है आपके सामने, a प्लस बी बराबर x, इस तरीके से a प्लस बी बराबर x और a माइनस बी बराबर y, और आपको अगर a की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, x प्लस वाई बटे 2। अगर b की वैल्यू चाहिए, b का मतलब छोटी वैल्यू चाहिए, तो अंतर का आधा कर दो, x माइनस वाई बटे 2। तो इस तरीके से हम जो है अपने आंसर पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे एक बात बताओ, इसे थोड़ी देर के लिए ए स्क्वायर ना समझ गए ए समझ लो, और इसे बी स्क्वायर ना समझ गए बी समझ लो, समझ रहे बात को? तो इसको अगर हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर की, यानी कि ये ए स्क्वायर का मतलब ए ही है, तो बेटा जोड़ के आधा कर दो। ये 100 और 28 128, 128 का आधा बताओ कितना होगा? 128 का आधा बेटा 2 6 12 2 चौक 8। तो इस बात का मतलब a की वैल्यू क्या होगी? a स्क्वायर अगर 64 है तो a का मान कितना होगा? 8 होगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64। इसी प्रकार अगर आपको b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 100 और 28 का अंतर कितना होगा बेटा? 100 28 का अंतर होगा 72, और 72 का आधा कर दोगे तो क्या बचेगा? 36। तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या बनेगी? 6 बनेगी। और आपसे यही तो पूछ रहा था a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? तो 8 और 6 14। तो इस बात का मतलब a प्लस बी 14 नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने सवाल को अंजाम दे सकते हो। आसान सवाल था, आपने ऑप्शन से भी कर लिया और पूरा का पूरा सॉल्व भी कर लिया। तो उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लो फटाफट। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है। अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं एग्जाम में बहुत जल्दी से, हर वो तरीका, हर वो जो भी मेथड होगा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है बेटा? 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। तो सबसे पहले समझो क्वेश्चन की भावना, समझो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में बेटा 3 क्रमिक, क्रमिक का मतलब कर्मागत, ठीक है ना? 3 क्रमिक, क्रमिक का मतलब कर्मागत यानी कि कॉन्जुगेटिव नंबर्स। ठीक है ना? कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मतलब होता है बेटा जिसमें एक एक का गैप चलता हो। ठीक है, तो 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग दे रखा है बेटा 2030। बात समझ में आई? तो बीच का पूर्णांक क्या होगा? तो बीच का पूर्णांक क्या होगा? तो सवाल में पूछ लिया बेटा बीच वाला नंबर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी समझाऊंगा। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन से ट्राई करूं तो किस तरीके से? आप एक काम करो, केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करना, और यूनिट डिजिट बेटा 0 है। ठीक है ना? यूनिट डिजिट 0 है। अब आप मुझे बताओ, अगर बीच का नंबर बेटा 25 है, 25 में इकाई अंक क्या होगा? 5। भाई बीच का नंबर अगर 25 है, बीच का नंबर अगर मैं 25 मानता हूं, इससे पहले वाला नंबर 24 होगा और इससे बाद वाला 26 होगा। तो केवल और केवल आपको यूनिट डिजिट पर काम करना है, क्योंकि सवाल में जो लिखा हुआ है इन्हीं के वर्गों का योगफल 2030 दे रखा है। तो आप पूरी संख्या पे काम ना करके केवल यूनिट डिजिट पे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। आप मुझे बताओ 6 और 6 12 और 5 17, यूनिट डिजिट तो 7 आई, 0 तो नहीं आई। तो इसका मतलब ये आंसर तो हमारा नहीं हो सकता अगर बीच का नंबर हम 25 मान के चल रहे थे। तो इस बात का मतलब ये हुआ बेटा हमारा जो पहला ऑप्शन था ये तो हमारा गलत हो चुका। ठीक है, लेकिन अगर हम बीच का नंबर बेटा 26 मान ले, बीच का नंबर अगर 26 है तो इससे जस्ट अगला नंबर 27 होगा, इससे जस्ट पिछला नंबर 25 होगा। केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करो। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर बेटा 49। अब इनको जोड़ के देख लो, 9 और 6 15 और 5 20, 20 में यूनिट डिजिट 0 आई। तो इस बात का मतलब बेटा ये हो सकता है कि हमारा जो आंसर है वो बी हो सकता है, बीच का नंबर जो है 26 हो सकता है। लेकिन अभी तक हमें बाकी 2 ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा कि इधर यूनिट डिजिट 0 आती है या फिर नहीं आती। अगर 0 आती है तो इसका मतलब हमें फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई।
अब अगर मैं आंसर मान लूं बेटा 27, यानी कि बीच का नंबर अगर मैं 27 मानता हूं, बीच का नंबर 27, 27 से जस्ट अगला 28 होगा, 27 से जस्ट पिछला 26 होगा। तो यूनिट डिजिट पर फोकस करना है केवल। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है ना। 6 और 4 10, 10 और 9 6 और 4 10 और 9 19, 19 में यूनिट डिजिट बेटा 9 मिलेगा, लेकिन हमें बेटा 0 चाहिए, 0। तो इसका मतलब 27 भी हमारा बीच का नंबर नहीं है। अगर मैं 28 को बीच का नंबर मान लूं, 28 को क्या बना दो बेटा बीच का नंबर, अगर 28 बीच का नंबर है, इससे जस्ट अगला 29 होगा, 28 से जस्ट पिछला नंबर 27 होगा। फोकस केवल यूनिट डिजिट पर करना है। 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर कितना 64, 9 का स्क्वायर कितना 81, 9 और 1 10 और 4 14, 14 में यूनिट डिजिट मिलेगा बेटा 4। तो इस बात का मतलब बेटा ये होगा, इस बात का मतलब बेटा ये होगा कि यूनिट डिजिट हमारा 0 नहीं आया, तो इसका मतलब आंसर हमारा 28 भी नहीं होगा। तो अब हमारा जो ऑप्शन में आंसर होगा 26। इस तरीके से हम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी अपने सवाल को निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए फिर अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अब उस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन किस तरीके से करना होता है वो भी देख लेते हैं। अब कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, अगर 3 क्रमागत पूर्णांक दे रखे हैं तो एक क्रमागत पूर्णांक x मान लिया, उससे जस्ट अगला x प्लस 1 मान लिया, उससे जस्ट अगला x प्लस 2 मान लिया, और फिर इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल। अगर बेटा आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसको 2030 के बराबर रख दोगे, तो बेटा हमेशा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंस जाओगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आई? लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच जाए, तो आपको करना क्या होगा, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं इस बात पे, लेकिन फिर से आज फिर बता देता हूं। कभी भी बेटा जब भी क्वेश्चन में दे रखा हो ना क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या या फिर क्रमागत संख्या और उनके वर्गों के योग की अगर बात कर रखी होगी ना, तो बेटा हमेशा बीच का नंबर मान के चलना है। अगर सॉल्व भी करना पड़े तो बीच का नंबर मानना, न तो पहला नंबर मानना न लास्ट वाला नंबर मानना, हमेशा बीच वाला नंबर मानना। उसका फायदा ये होगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच जाओगे, आप द्विघात समीकरण से बच जाओगे, आपका जो टाइम था वो थोड़ा कम लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए समझते हैं भाई। अब हम बीच का नंबर अगर x मान ले, अगर हम बीच का नंबर बेटा x मान ले, तो इससे जस्ट पहले वाला नंबर x माइनस 1 नहीं होगा, इससे जस्ट अगले वाला नंबर x प्लस 1 होगा कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि संख्याएं बेटा क्रमागत है। संख्याएं क्या क्रमागत है? क्रमागत का मतलब कॉन्जुगेटिव नंबर से जहां गैप 1-1 का चलता हो, और इन्हीं के वर्गों का योगफल जो दे रखा बेटा, इन्हीं के वर्गों का योगफल 2030 दे रखा है। बात समझ में आई? इन्हीं के वर्गों का योगफल कितना दे रखा है? 2030 दे रखा है। अब आपको केवल फॉर्मूला ही खोलना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये किसके बराबर बेटा? 2030 के बराबर होगा, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दोगे इस तरीके से, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2x माइनस का और प्लस के 2x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बात समझ में आई? यहाँ पे जो 1 और 1 ये 2, तो 2 उधर जाकर घटेगा, यानी कि 2028 हो जाएगा। 2028 यानी कि 2 कम हो गया, 1 और 1 2 हो गया ना यहाँ पे, और 2 जाके उधर घटेगा तो 2028 बचेगा। अब यहाँ क्या बचा बेटा? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यानी कि ये 3x स्क्वायर के बराबर होगा, और 3 से इसको काट दोगे तो 3 छंग 18, 3 7 21, 3 छंग 18, तो एक्स स्क्वायर बेटा 676 होगा, और 676 बेटा 26 का वर्ग होता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ हमारा जो बीच का नंबर होगा वो 26 होगा। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात समझ में आई? तो उम्मीद है चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। किस तरीके से आपको अगर सॉल्व भी करना पड़ा तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि हर क्वेश्चन को तुम एग्जाम में बैठ के सॉल्व करो। हर वो रास्ता आपको पता होना चाहिए जो आपके सॉल्यूशन तक जाता हो, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व ही करोगे एग्जाम में। अगर बेटा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे ना एकदम बारीकी से बढ़िया तरीके से, तो आप पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। बात समझ में आई? तो इसलिए मैं तुम्हें ऑप्शन ट्रिक भी बताता हूं साथ में, किस तरीके से हमें क्वेश्चन के बारे में सोचना है, क्योंकि अर्थमेटिक तो सारा का सारा खेल अर्थमेटिक पे तो थॉट का है। जितना आप क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हो उतना जो है आप क्वेश्चन को उतनी तेजी से कर सकते हो। बात समझ में आई? तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर
नंबर 71 से हम अगली ही क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण जो है इस क्लास का अंत हम यहीं पर करते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।